हेलो फ्रेंड्स, तो मैं हूं आपका दोस्त एमडी यूनुस एनएसआर, आपके अपने ही यूट्यूब चैनल सिग्मा एकेडमी में स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की चैप्टर नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, और उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 3.5 के सवाल। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग इसमें पढ़ेंगे वज्र गुणनखंड विधि। कौन विधि? वज्र गुणनखंड बोलिए या फिर वज्र गुणन विधि बोलिए, ठीक है। तो हम लोग ये पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, जितने भी आप लोग स्टूडेंट्स हैं जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, और जो सब्सक्राइब किए भी हैं तो उनके वीडियो को शेयर करें, ताकि आपके जो क्लासमेट्स हैं उनको भी ये वीडियो पहुंच सके और वो इस क्लास का लुत्फ़ ले सके। तो फ्रेंड, चलिए हम लोग पढ़ते हैं वज्र गुणन। पहले इस वज्र गुणन को समझते हैं कि आखिर ये वज्र गुणन है क्या, ठीक है। वज्र गुणन विधि या फिर वज्र गुणनखंड विधि। देखिए, वज्र गुणनखंड विधि आपको कुछ करना नहीं है, पहले इसमें समझिए क्या कर रहे हैं हम, सिर्फ देखिए पहले अभी, ठीक है। जैसे मैं बात करूं A1 A2 B1 B2, फिर मैं कट लगा दूं और नाम दे दूं इसका C1 C2, फिर यहाँ से यहाँ मैं कट लगा दूं A1 A2, ठीक है। इस प्रकार ये चलता है डमरू स्टाइल में, वज्र गुणनखंड विधि। या फिर आप इसको इस प्रकार भी आप लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि उसी प्रकार रहेगा तो वो होगा, आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं A1 A2 B1 B2 C1 C2 और A1 A2। अंत आप इस तरह भी कर सकते हैं, ठीक है। आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, चाहे आप उस तरह लिखें या फिर इस प्रकार, सेम चीज़ है। आप यहाँ भी आप डमरू बना दीजिए, क्या फ़र्क पड़ा? अगर यहाँ भी मैं डमरू बना दूँ इस प्रकार तो क्या फ़र्क पड़ा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, चाहे आप उस तरह बनाएं या फिर आप इस तरह बनाएं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसमें पहले समझते हैं आखिर ये काम किस तरह करता है। तो आपको बस यहाँ एक चीज़ लिखिएगा x के लिए, यानी x का मान, और हम यहाँ लिख लेते हैं y का मान। यानी इसमें आपको दो वैल्यू ज्ञात करना है, एक x का और एक y का। तो देखिए दोनों में 1 वाला जो है ये कंपलसरी है। जैसे कि मैं यहाँ भी आपको देख पा रहे होंगे आप लोग कि मैंने भी यहाँ लिखा, यहाँ भी लिखा, और यहाँ मैंने x लिखा और यहाँ मैंने y लिखा। इस चीज़ को समझिए आप लोग, हम कर क्या रहे हैं। जब आपको x का वैल्यू ज्ञात करना और y का वैल्यू ज्ञात करना, तो चाहे तो आप साथ में भी कर सकते हैं, ठीक है, और या फिर अलग अलग भी कर सकते हैं। पहले हम देख लेते हैं साथ एक अलग अलग करके। आप क्या करेंगे डमरू स्टाइल में, पहले इन दोनों को आपस में क्या करें, गुना करें ऊपर से नीचे की ओर। तो A1 B2, और जब एक तीर का चिन्ह खत्म हो जाए तो दूसरा वाला गुना करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे? ऊपर से जब नीचे आए तो इसके भी ऊपर से आप नीचे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, या फिर आप नीचे से ऊपर जा सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, ऊपर से नीचे लाए तो नीचे से हम क्या कर रहे हैं, ऊपर ले जाएं, कोई दिक्कत नहीं, आप कहीं से भी लिख लीजिए। चिन्ह सिर्फ याद रखिए बीच में होना चाहिए, ये माइनस। तो A2 B1। अब इन दोनों में जब आप गुना करेंगे तो आप ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो B1 C2 B1 C2, फिर माइनस देंगे तो नीचे से आप कहाँ चले जाएंगे, ऊपर, तो इस बार हो जाएगा B2 C1, ठीक है। अगर यहाँ मैं बात करूँ इसका, तो इसमें भी वही काम करेंगे, A1 B2 माइनस A2 B1। लेकिन y के लिए हम क्या करेंगे, अब इन दोनों में जाएंगे, y के लिए C1 A2 फिर माइनस करेंगे। अब नीचे से ऊपर की ओर अगर जाते हैं तो आप लिखेंगे C2 A1, ठीक है। ये आपका x का वैल्यू ज्ञात करने के लिए और ये वाला y का वैल्यू ज्ञात करने के लिए। आप चाहें तो इसको एक साथ भी लिख सकते हैं। अच्छा, यहां पहले समझिए जो समीकरण होगा किस प्रकार को आपको मिलेगा समीकरण। तो समीकरण आपको पहली बात यहां तो अगर इस तरह देखते हैं तो ये वाला जो दिख रहे हैं, हम एरो जो कर रहे हैं, इसका मतलब है कि यह समीकरण किसको दर्शा रहा है, फर्स्ट को, और सब में देखिए 2 2 लिखा है, तो इसका मतलब ये किसको दर्शा रहा है, समीकरण 2 को। वही बात हम यहां करें तो अगर ये पहला वाला रो देखें, इधर से पहला वाला यानी कॉलम, तो 1 को दर्शा रहा है, और ये वाला अगर मैं देखूं तो ये किसको दर्शा रहा है, समीकरण 2 को।
ठीक है, आप वही काम करें, यहां भी ऐसे गुना करें। देखिए ऐसे भी आप इन दोनों को पहले गुना करें, फिर इन दोनों को चिन्ह बीच में माइनस करें, फिर इन दोनों हो जाए तो फिर इन दोनों को गुना करें, फिर इन दोनों को। इनके लिए आप ट्रिक ये याद रखिए, यहाँ x का ज्ञात हो जाएगा और यहाँ ये क्या ज्ञात हो जाएगा, y का वैल्यू। तो इन चारों में से y का वैल्यू, इन दोनों में से x का वैल्यू और यहां से आपका 1 का वैल्यू। ठीक है, वही चीज यहां भी काम करता है। पहला वाला 1 के लिए, ये दूसरा वाला कॉलम x के लिए और ये तीसरा वाला कॉलम y के लिए। ठीक है, तो ये आपका, उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। तो आपको करना क्या है, इसमें सिंपल सा फंडा था। आप समीकरण लिख के, जब समीकरण आप लिखेंगे तो आप इस प्रकार लिखेंगे a1x b1y c1 इज इक्वल टू 0। यानी आपको, यानी जो x y का जो गुणांक है, यानी x का गुणांक जैसे a होगा, b यानी y का गुणांक b होगा, और अचर पद जो c है उसको एक तरफ रख लेना है। ठीक है, बाकी सबको एक तरफ रख लेना है। ठीक है, यहां से आपको क्या होगा कि ये आप एक जैसे करने के बाद आपका जो a1 b1 a2 b2, ठीक है, यानी a1 b1 b1 जैसे a1 b1 c1 है, a2 b2 c2, जो इस तरह आप लिखे हैं, यहां से आपका क्या होगा, वैल्यू आप आराम से रख सकते हैं। वो भी किसके साथ, चिन्ह के साथ आप वैल्यू को रखेंगे, जिससे आपको हल करना आसान होगा। आप ये इस तरह आप बना सकते हैं, इस तरह करके लिखिए, या फिर आप इस तरह बना के आप इस प्रकार लिखिए, या फिर किसी बच्चे को अगर लगता है कि सर हम डायरेक्ट लिखें, इस तरह बना के डायरेक्ट आप इस प्रकार लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है a1 के रूप में a1 बराबर में फिर x कर लेना है, बराबर में फिर y कर लेना है। ठीक है, जब ये a लिख के a के साथ x, y के साथ बराबर सब कर लीजिएगा, सबका वैल्यू पुट करते जाएंगे और हल करने के बाद एक बार इन दोनों को बराबर कर लेंगे। जैसे कि 1 बराबर एक बार x कर लेंगे, फिर एक तरफ जो है 1 बराबर y कर लेंगे, बात एक ही आएगा। ठीक है, इस प्रकार से, यानी 1 का मतलब इसका जो वैल्यू आएगा इसके बटे में, ठीक है, और y बटे इसके जो बटे जो भी वैल्यू आएगा इसके बटे में रख के बराबर कर लीजिएगा। चलते हैं इसके सवाल पे। सवाल क्या कहता है समझिए, कहता है ये 3 नंबर का जो 5 एक्सरसाइज 3.5 का जो 1 नंबर में टोटल 4 सवाल है। पहले इस सवाल में सुनिए क्या कह रहा है, बहुत बड़ा लिखा हुआ है। कहता है निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म में से किसका अद्वितीय हल है। ध्यान दीजिए क्या लिखा है, अद्वितीय हल। अद्वितीय हल का मतलब क्या होता है, सिर्फ एक हल, यानी आपको a1 a2 b1 b2 c1 c2 में कोई बराबर नहीं होगा, या फिर किसका कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं का मतलब आपको पता है a1 a2 b1 b2 बराबर होगा, लेकिन c1 c2 कोई बराबर नहीं होगा। या फिर किसके अपरिमित रूप से अनेक हल, आपको यह बताना है, यानी जिसके a1 a2 b1 b2 c1 c2 सभी बराबर है। आपको सवाल में सिर्फ ये कहा गया है कि अद्वितीय हल की स्थिति में, जब यानी आपका कोई भी बराबर ना हो या फिर आपका पहला दूसरा बराबर ना हो, तो आप उसे वज्र गुणन विधि से हल ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो वज्र गुणन विधि से आपको हल ज्ञात करना है। तो पहली बात तो अद्वितीय स्थिति में करना है, तो पहले आपको चेक करना होगा क्या एक अद्वितीय हल है, यानी एक हल है, या फिर अद्वितीय हल, या फिर अनगिनत हल है, या फिर इनमें से कोई हल नहीं। जैसे कि 3 सिचुएशन बनता है, अद्वितीय हल यानी एक हल, या फिर अपरिमित रूप से अनेक हल, या फिर जिसे हम अनगिनत हल कहते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं, यानी एक भी हल नहीं, कोई हल नहीं होता है। ठीक है, तो 3 सिचुएशन में आपको कहता है अद्वितीय हल जब आएगा, यानी जिसका पहला दूसरा यानी ए बी का वैल्यू बराबर नहीं होगा, या फिर इनमें से तीनों किसी का ए बी सी किसी का वैल्यू जब बराबर ना हो, तब आप क्या करें, उसको वज्र गुणन विधि से हल करेंगे। तो चलिए मैं 1 नंबर सवाल की ओर चलता हूं। तो मेरा जो पहला नंबर सवाल है वो मैं लिख लेता हूं। जैसे कि मैं 1 नंबर का 1 नंबर में सवाल लिखूं, तो जो मेरा सवाल है x माइनस 3y अब माइनस में 3 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 1 आपको दिया हुआ है। फिर दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है आपका 3x माइनस 9y और माइनस में 2 इज इक्वल टू 0। आपको यहाँ आपको अद्वितीय हल की स्थिति ज्ञात करनी है। ठीक है, चलिए तो हम यहाँ डायरेक्ट, चूंकि आपको पता है, अब a1 b1 आप डायरेक्ट लिख सकते हैं ऐसे, a1 a2 बराबर b1 b2 बराबर c1 c2। देखिए यहाँ हम a1 b1 c1 नहीं करने जाएंगे, ठीक है, डायरेक्ट आप वैल्यू रखिए, क्योंकि आप लोग तो आप लोग जानते ही हैं। तो a1 का वैल्यू x के गुना में, आगे में कुछ नहीं तो क्या है 1, a2 का मतलब x का गुणांक 3। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। b1 का वैल्यू है, देखिए तो माइनस में 3 और इसका वैल्यू है माइनस में 9। c1 का वैल्यू है माइनस में 3 और इसका वैल्यू है माइनस में 2। माइनस से माइनस, माइनस से माइनस, 3 एकम 3, 3 तिया 9।
तो यहां आप देख पा रहे हैं 1/3 बराबर 1/3 बराबर नहीं है 3/2। तो ये कौन सा हल हुआ? तो इसका मतलब ये हुआ कि a1 a2 बराबर है किसका? b1 b2 का, लेकिन ये बराबर नहीं है किसका? c1 c2 का। तो जब अंतिम वाला बराबर नहीं होता है, यानी a बराबर होता है और b बराबर c नहीं होता है, तो आपको पता है क्या होता है? कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। जब कोई हल नहीं होगा तो आपको कहता है कि ये वज्र गुणनखंड विधि से बनने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि ये शर्त ये रखा है कि जब ये यानी क्या हो जाएगा? अद्वितीय हल हो जाएगा, यानी जिसका एक हल होगा उसका ही आप वज्र गुणनखंड विधि से हल करें। तो ये मेरा 1 नंबर का पहला नंबर सवाल समाप्त हो जाता है। अब 1 नंबर का मैं दूसरा नंबर सवाल चलता हूं, 1 नंबर का ही दूसरा नंबर सवाल, उसको मैं देख लेता हूं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे 1 का दूसरा नंबर जो सवाल है वो क्या लिखा हुआ है? 2x प्लस वाई बराबर 5 और ये जो है 3x प्लस 2y बराबर 8। ठीक है, ये आपको इक्वेशन दिया हुआ है। हम यहां क्या करते हैं, ध्यान दीजिए। तो हम क्या करेंगे कि इसको पहले जो है ना आप बनाएंगे स्ट्रक्चर। कैसा? तो आप इसको 2x प्लस वाई, अब 5 को इस पर ले आइए, उस पर क्या बच गया? 0। अब इसको मान लिया इक्वेशन 1। फिर ये देखिए तो 3x प्लस 2y माइनस 8। क्यों? क्योंकि प्लस 8 उस पार में है, इस पार में आके हो जाएगा माइनस, ये इक्वेशन 2। अब यहां से आप डायरेक्ट ज्ञात करिए। कैसा? तो चूंकि a1 a2 बराबर लिख लीजिए b1 b2 बराबर लिखिए c1 c2। ठीक है, तो अब यहां से सबका वैल्यू रखें। a1 का वैल्यू देखिए तो क्या है? 2 और a2 का वैल्यू 3 बराबर करिए। देखिए तो b1 का वैल्यू y यानी सिर्फ y तो 1, इसका वैल्यू कितना है? 2। आगे चलते हैं तो इसका वैल्यू माइनस में 5 और इसका वैल्यू माइनस में 8 कट गया। आप यहां देख पा रहे हैं कि 2/3 यानी a1 a2 बराबर नहीं है किसका? b1 b2 का। क्या ये 5/8 का भी बराबर होगा? c1 c2, यानी ये भी बराबर नहीं है। और जब कोई बराबर नहीं है तो इसलिए ये मेरा क्या हो जाएगा? अद्वितीय हल, द्वितीय हल। और अद्वितीय हल हो जाए तो कहता है आपको कौन सा विधि से हल करना है? तो इसे वज्र गुणनखंड विधि से हल करना है। अब प्रश्न से क्या कह रहा है? तो वज्र गुणन विधि, वज्र गुणन विधि। ठीक है, वज्र गुणन विधि आपको पता ही है। वज्र गुणन विधि में क्या करना है आपको? पहले क्या बना लेना है? डमरू। क्या बनाना है? डमरू। ठीक है, डमरू में देखिए वैल्यू रखेंगे। कैसे वैल्यू रखेंगे? तो डायरेक्ट देखिए यहां जो a1 b1 a2 b2 c2 है, आप या तो उसको डायरेक्ट लिख लीजिए या फिर डायरेक्ट मैं वैल्यू रख दूं। जैसे मैं इसको बात करूं इसका यानी a1, और नहीं तो अगर लिखना चाहते हैं तो लिखिए a1 का वैल्यू यहां क्या है? 2 कोमा b1 की मैं बात करूं तो y के आगे में कुछ नहीं तो क्या है? 1। c1 की बात कर लूं तो यहां मैंने क्या करा? a1 b1 c1 a2 b2 c2 सबका वैल्यू लिख लिया। अब मैं यहाँ a1 का अगर वैल्यू रखूं तो क्या है मेरा? 2 और a2 का अगर मैं वैल्यू रखूं तो 3। फिर यहाँ मैं b1 का वैल्यू रखूं तो 1, b2 का वैल्यू रखूं तो 2। फिर मैं यहाँ से क्या बनाऊंगा? डमरू। और देखिए a1 b1 a2 b2 c1 c2, यानी ये -5 और ये हो जाएगा -8। फिर एक बार और बनाएंगे, 3 कट लगाएंगे और जहां से शुरू किए थे a1 a2 से, तो आप फिर वहीं जाके समाप्त करिए। तो इसका वैल्यू क्या है? 2 और ये है 3। जो पहला है वही अंतिम हो जाएगा। यहां तक आपने करा। अब यहां किसके लिए अगर मैं चाहूं तो x का मान ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है? तो आपको पहली बात या तो सबको एक साथ लिखें। जैसे कि अगर मैं कहूं 1, अगर मैं 2 दूनी, इसको ऊपर मैंने बताया था कि ऊपर से नीचे को गुना कीजिए, 2 दूनी 4 और ऑलरेडी यहाँ चिन्ह क्या दीजिए? माइनस का। तो 3 एकम 3। फिर
आपको किसका वैल्यू ज्ञात करना है, एक्स का। तो एक्स वाला कौन वाला होता है, कॉलम। तो एक्स वाला जो कॉलम होता है वो बीच वाला होता है। एक्स वाला कॉलम कैसा होता है, बीच वाला। तो इसका गुना कीजिए, ये देखिए माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस, माइनस 3 एकम 3, ऑलरेडी यहाँ क्या होता है माइनस। और ये देखिए ये माइनस 5 दूनी 10, यानी वो भी किसमें है, -10। अब इसको हल करिए तो 1/1 आएगा आपका, ठीक है। बराबर में आप क्या लिखेंगे, x, और ये देखिए -3 और ये 10 हो जाएगा किसमें, प्लस में, ठीक है। ये -3 प्लस में क्या हो जाएगा 10। जब आप हल करेंगे तो 1 बराबर आप लिखेंगे x बटे कितना हो जाएगा 7। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसके नीचे में कुछ नहीं तो क्या 1, तो x बराबर 7। अतः यानी अब लिखिएगा तथा, यहां लिखिएगा तथा y का मान, किसका मान, y का मान, ठीक है। तो y का मान ज्ञात करने के लिए क्या करना है आपको, 1 बटे डायरेक्ट 1 लिखिए, क्योंकि यहाँ 1 यानी इसका वैल्यू क्या आया पूरा 1/1। y का वैल्यू रखने के लिए आपको क्या करना है, अंतिम वाला गुना करना है। और अंतिम वाला गुना करेंगे तो ऊपर से जब नीचे आएंगे तो माइनस में कितना लिखेंगे 15, ये माइनस, और ये 8 दूनी क्या हो जाएगा 16, वो भी किसमें, माइनस में, क्योंकि 8 ये देखिए माइनस है, ये प्लस 16। जब 1/1 आप एक बार और लिखेंगे तो ये हो जाएगा y, और ये हो जाएगा माइनस में 15, और माइनस माइनस प्लस क्या हो गया, प्लस हो गया, ठीक है। जब आगे की ओर चलेंगे तो आप 1/1 बराबर लिखेंगे 1, यानी ये जो y है इसके नीचे में क्या लिखे 1, तो 1 से 1 को गुना करेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा 1। आप यहां देख रहे हैं, आप लिख सकते हैं अतः, आप लिख सकते हैं अतः x बराबर 7, y बराबर 1, ठीक है। ये आपका सवाल कंप्लीट हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ आपसे ये इस प्रकार चेक करें, जब चेक हो जाए तो प्रश्न से लिख के वज्र गुणनखंड विधि आपको पता है, इस प्रकार आपको करना है, ठीक है। इस प्रकार जब आप कर लेंगे तो आप एक एक करके x का मान फिर y का मान निकाल सकते हैं, या फिर चाहें तो आप एक साथ तीनों को लिख सकते हैं, या फिर यानी एक का x का और y को यहाँ सबको बराबर करिए, सबका हल करिए, ठीक है। तो वो भी आसान होगा, कोई दिक्कत नहीं है, हम नेक्स्ट सवाल में करके दिखा देंगे उसी तरह। चलिए, तो 1 नंबर का तीसरा नंबर सवाल देखिए। 1 नंबर का तीसरा नंबर आपको क्या करना है, ये आपको इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। इस इक्वेशन को लिखना है और फिर आपको क्या करना है, मान ज्ञात करना है। जैसा कि आपको क्या दिया हुआ है ध्यान दीजिए, तो आपको दिया हुआ है 3x - 5y, ठीक है, बराबर क्या दिया हुआ है 20। फिर दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है 6x - 10y बराबर 40, ठीक है। यहां से आपको पता है डायरेक्ट, अच्छा चलिए a1 लिख लेते हैं। a1 का वैल्यू बात करें तो 3, b1 की बात करें तो -5, और मैं c1 का डायरेक्ट बात करूं तो जो 20 प्लस में है वो इस पर आके हो जाएगा -20। a2 की बात करें तो 6, उसी तरह b2 की बात करें तो -10, c2 की अगर मैं बात करूं तो माइनस में 40। क्यों हो गया 40, क्योंकि आपको पता है आपको इस इक्वेशन को कैसे बनाइएगा, इस तरह 3x - 5y और माइनस में 20, उस पर क्या बचा 0। आप इस इक्वेशन को भी कैसे बनाएंगे, 6x - 10y अब माइनस क्या हो जाएगा 40, उस पर क्या बच जाएगा 0। देखिए, तो अब इस सिचुएशन में आपका ABC का वैल्यू आया इस प्रकार। चूंकि आपको पता है a1 a2 बराबर b1 b2 बराबर c1 c2, ठीक है। आप ये लिखेंगे और आप एक एक करके सबका वैल्यू पुटअप कीजिए। जब आप रखेंगे a1 का वैल्यू, तो a1 का वैल्यू क्या है 3, और इसका वैल्यू क्या है 6 a2 का। फिर b1 का जब बात करेंगे तो हो जाएगा -5, और इसका वैल्यू है -10। फिर बराबर लिखिए तो ये है वैल्यू -20, और ये हो जाएगा -40। कटेगा क्या, सब कट जाएगा। देखिए 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी 1/2 बराबर माइनस से माइनस कैंसिल, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी ये भी 1/2। फिर आगे जाएंगे माइनस से माइनस कैंसिल, 20 एकम 20, 20 दूनी 40, 1/2। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि a1 a2 बराबर है किसका, b1 b2 का, और ये भी बराबर है c1 c2 का। अतः मेरा आंसर क्या हो जाएगा, अपरिमित रूप से कैसा, अनेक हल।
जब अनेक हल हो गया तो आपको क्या कहा गया है, सिर्फ अद्वितीय स्थिति में यानी अद्वितीय हल के स्थिति में आपको वज्र गुणन लगाना है। तो मेरा 1 नंबर जैसा था वो 3 नंबर भी वही हो गया मेरा, क्योंकि आपको हल जो वज्र गुणन करना है उसका और मतलब अद्वितीय हल की स्थिति में। तो मेरा 1 का 3 नंबर भी सवाल यही कंप्लीट हो जाता है, यही आंसर हो जाता है। ठीक है, अब मैं चलता हूं 1 नंबर का मैं 4 नंबर, 1 नंबर का 4 नंबर। और 1 नंबर का 4 नंबर सवाल क्या कहता है उस चीज को देखिए। अगर मैं 1 नंबर की 4 नंबर सवाल लिखूं तो आपको दिया हुआ है x माइनस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, और दूसरा जो दिया हुआ है आपको 3x माइनस 3y माइनस 15 इज इक्वल टू 0। अब यहां से आप a1 b1 ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, कर सकते हैं ना। a1 का अगर मैं बात करूं तो 1, उसी प्रकार अगर मैं b1 की बात करूं तो b1 का वैल्यू हो जाएगा माइनस मेरा 3, कॉमा c1 की अगर मैं बात कर लूं तो हो जाएगा माइनस 7। उसी प्रकार a2 की अगर मैं बात करूं तो 3, कोमा मैं b2 की बात करूं तो माइनस 3, कोमा c2 की बात करूं तो माइनस 15। चूंकि आपको पता है a1 a2 बराबर कर लेना है b1 b2 का, इसका भी बराबर कर लेना है c1 c2 का। जब आप करेंगे तो वैल्यू रखेंगे 1/3, b1 का वैल्यू -3 और इसका भी वैल्यू -3, यानी 3 3 कट गया, 1 3 3 कट गया, बच गया क्या 1। c1 का वैल्यू -7 -15, माइनस से माइनस, तो देखिए आपके पास बचा 1/3 और 1/1, क्या बराबर होगा, नहीं होगा। बराबर क्या है 7/15, क्या 1/1 7/15 के कभी बराबर होगा, तो बोलिएगा नहीं बराबर होगा। तो इसीलिए मेरा क्या हो गया, a1 a2 बराबर नहीं है किसका, b1 b2 का, ये भी बराबर नहीं है किसका, c1 c2 का। तो इस स्थिति में आपका कौन सा हल हो गया, तो आप बोलेंगे अद्वितीय हल हो गया। कौन सा, अद्वितीय हल हो गया। और अद्वितीय हल की स्थिति में आपको कौन सा विधि कहता है, अब चलिए, अब कहता है प्रश्न से कौन सा विधि, तो आपको पता है वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि आपको पता है क्या करते हैं हम लोग, डमरू बनाते हैं और पहला a1 b1 का वैल्यू रखते हैं, a1 का वैल्यू 1 और a2 का वैल्यू 3। फिर b1 का मैं बात करूं तो b1 का वैल्यू आपका आया है -3 और इसका भी वैल्यू है -3। जब इन दोनों का आपने वैल्यू रखा तो आगे की ओर चलेंगे, a से b गया, b से अब c में जाएंगे, और c1 का वैल्यू आपके पास -7, इसका वैल्यू -15। जहां से आपने शुरू करा था वहीं आपको क्या करना है, खत्म, 1/3 यानी 1/3। ठीक है, आपने ये करा, जब आपने ये करा तो जब ये आपने डिजाइन बना लिया तो मैं एरो लगा देता हूं इस प्रकार, ताकि आप लोग को गुना करने में कोई दिक्कत ना हो। यानी ऊपर से नीचे जाना है, ठीक है, अब फिर नीचे से ऊपर जाना है, ऊपर से नीचे आना है, नीचे से ऊपर जाना है। ठीक है, इस प्रकार से आपको मल्टीप्लाई करना है। इसी चीज को मैं यहां लिखता हूं। ठीक है, इसी चीज को मैं यहां लिखूंगा, तो किसके लिए, तो हम लिख लेते हैं पहले x का मान। आप इस प्रकार लिखें या फिर एक साथ दोनों को कर सकते हैं। चलिए, x का मान का मतलब 1 बटे बराबर x। ठीक है, अब यहां y का भी मान निकाल सकते हैं डायरेक्ट, यहां x का मान लिख के इधर हम लिख सकते हैं y का मान, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, या फिर आप नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। यहां आप लिख सकते हैं बराबर में दे के y बराबर लिख सकते हैं, साथ में हल कर सकते हैं सबको, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा ये अच्छा लगेगा आपको, एक एक करके निकालेंगे। चलिए, जब आप इनको हल करिएगा तो यहां देखिए तो क्या लिखेंगे, 1 बटे, यानी इसको गुना कीजिए तो -3 एकम 3, वो भी किसके साथ, माइनस के साथ। यहां ऑलरेडी क्या होता है, माइनस। अब एक चीज बताइए, यहां माइनस यहां प्लस, प्लस माइनस क्या बन गया, माइनस, प्लस माइनस क्या बन गया, माइनस। अब दो चिन्ह एक जगह रहेगा नहीं तो बीच में ब्रैकेट, तो 3 तिया 9। फिर x पे जाएंगे, ये तो 1 के लिए होता है आपको पता है, और ये किसके लिए होता है, x के लिए, ये 1 के लिए, ये x के लिए। x में गुना करिए इससे, ऊपर से नीचे, 15 तिया 45, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस।
और ये देखिए ये हो गया माइनस। अब देखिए फिर ये भी माइनस, ये भी माइनस, माइनस से माइनस गुना हो जाएगा, बन जाएगा प्लस, और हो जाएगा 7×21। जब आप आगे की ओर हल करेंगे 1 बटे ये माइनस में 3 और प्लस में कितना हो जाएगा 9 बराबर, ये देखिए तो आपका हो गया x, और ये 45 में से 21 घटेगा तो हो जाएगा ये 24। ठीक है, एक स्टेप और जाएंगे तो ये हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा x बटे 24, कट जाएगा 6 कम 6, 6 चौके 24, क्योंकि बराबर को मैं पता है आप लोगों को ऊपर नीचे गुना हो जाता है। तो ऊपर बचा 1/1 बराबर इसमें बचा x बटे 4। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इस x को इससे गुना करेंगे x, और ये 4 कम 4, तो आपका x का वैल्यू हो गया 4। तथा अब यहां आइए, तथा किसका वैल्यू, तो y का मान, y का मान क्या करेंगे, वही 1/, देखिए 1/1 का डायरेक्ट वैल्यू आपका क्या आया, डायरेक्ट रखिए 1/1 का, फिर अगर हम ये रखें फिर हल करें क्या फर्क पड़ता, क्योंकि इसका वैल्यू है, एक का वैल्यू पता है क्या आया, 1/1 आ गया डायरेक्ट। अब डायरेक्ट किस पे जाएंगे, y का निकालना है। यहाँ एक चीज पता हो गया आपको ना, कि जो 1/1 का वैल्यू है, यानी जो 1 है उसका वैल्यू पूरे का मान आया है 1/1, और ये y का वैल्यू देखिए तो y में अगर हल करेंगे तो y वाला आपको पता है अंत वाला है, तो ये देखिए 7 को 3 से गुना करेंगे हो जाएगा 21, वो भी किस में, माइनस में। क्यों, क्योंकि यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, प्लस माइनस माइनस, और यहाँ माइनस देंगे। अब फिर देखिए 15 एकम 15 गुना करेंगे, लेकिन ये भी किस में है, माइनस में, तो दोनों माइनस एक जगह रह नहीं सकता, इसलिए बीच में कौन सा चेंज देना है, ब्रैकेट का। अब हल करिए, जब आप हल करेंगे तो ये होता 1/1 तो आ ही गया है ऑलरेडी पहले से, ये इन पे जाएंगे तो हो जाएगा माइनस में 21 है, और प्लस में हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 15 एकम 15, ये 1/1 बराबर आप लिख सकते हैं y बटे कितना आ जाएगा 6, y बटे क्या हो जाएगा 6, वो भी किस में, माइनस में। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, y एकम y बराबर -6 एकम -6, ठीक है, ये आपका हो गया। अतः हम यहां लिख सकते हैं, अतः x बराबर आपका जो वैल्यू आया वो क्या आया 4, कोमा y का जो वैल्यू आया वो y का वैल्यू आपका आया -6। ये आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है 1 नंबर का 4 नंबर सवाल। तो 3 नंबर आपने देखा इस प्रकार, 4 नंबर इस प्रकार, कोई दिक्कत नहीं है। आपको कहेगा सवाल में, जो भी कहेगा आपको हमेशा कहा जाएगा उसमें, जैसे कि इसमें कहा गया कि औदित्य हल की स्थिति में आप वज्र गुणनखंड लगाएं। ठीक है, चलते हैं हम लोग दूसरे नंबर पे। देखिए 2 नंबर क्या कहता है सवाल, इस चीज को ध्यान से देखिए। ये कहता है a और b के किन मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। जब अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, इसका मतलब है कि जो a b c होगा, यानी a1 b1 c1 a2 b2 c2 तीनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। आपको ये केस दिया हुआ है ऑलरेडी, उस पर आप रख के वैल्यू को यहाँ ज्ञात कर सकते हैं। और आपका वैल्यू किसका ज्ञात करना है, a और b के किन मान के लिए, यानी a और b का मान आपको बताना होगा। चलिए देखते हैं, थोड़ा सा मेहनत करना होगा और क्या। चलिए तो हम पहले इक्वेशन को लिखते हैं। तो आपके पास जो इक्वेशन है 2x + 3y, ठीक है, बराबर क्या है 7। इसी में से अब दूसरा इक्वेशन आपको दिया हुआ है a - b × x, फिर प्लस में दिया है a + b इंटू में y, यानी y का गुणांक, बराबर जो अचर पद है वो है 3a + b माइनस में 2। ठीक है, ये आपको इक्वेशन ऑलरेडी दिया हुआ है। हम क्या करते हैं, ये a1 यानी इक्वेशन 1 और इसे इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब यहाँ में ABC की अगर मैं बात करूं पहले वाले में, चलिए अगर मैं पहले वाले में बात करूं तो सॉल्यूशन लिखिए, और पहले वाले में अगर मैं a1 की बात करूं तो a1 का वैल्यू आप बोलेंगे 2 है। अगर मैं b1 की बात कर लूं तो b1 का वैल्यू आप बोलेंगे 3 है, और c1 की मैं बात भी कर लूं तो हो जाएगा 7 जो है। अगर मैं नहीं भी लाता हूं इस पार तो कोई दिक्कत नहीं, उसी पार या तो ले आइए, -7 हो गया। ठीक है, अगर मैं इधर ले आता हूं a2, और a2 का वैल्यू बात करूं तो a - b हो जाएगा, कोमा b2 की अगर मैं बात कर लूं, b2 बराबर तो इसका हो जाएगा a + b, क्यों, क्योंकि y का गुणांक।
और अचर पद में अगर मैं बात कर लूं तो अगर मैं इसकी देख लूं तो माइनस अगर इस पर लाएंगे तो माइनस से सारे को गुना करेंगे। देखिए अगर नहीं तो आप ऐसे रख सकते थे, तो इसको भी प्लस बनाना होगा, ठीक है। अगर इसको इस पार ले आए, उस पार क्या बच जाएगा, जीरो। तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे इस चीज को, देखिए अगर ये माइनस है, देखिए सपोज कीजिए ये माइनस, ऐसे ये माइनस है क्योंकि माइनस तो पूरे में आएगा, और क्या होगा 3a प्लस बी माइनस 2, ये किसका वैल्यू हो जाएगा, तो ये C2 का वैल्यू हो जाएगा। किसका वैल्यू हो जाएगा, C2 बराबर, C2 बराबर क्या होगा माइनस, और इसको आप गुना कर लें C2 बराबर, तो माइनस 3a माइनस में b, अब माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस 2, ये आप किसका वैल्यू हो जाएगा, क्योंकि C2 बराबर आप C2 बराबर लिखेंगे तो ये जो माइनस है, क्योंकि ये प्लस है उस पार में, तो इस पार में आके क्या बनेगा माइनस। अब माइनस से जब इस पूरे को गुना करेंगे तो ये इस प्रकार बनेगा, ठीक है। ये बराबर है, ठीक है, ये क्या है बराबर है C2, और माइनस मैंने यहां लिखा, थोड़ा सा वो गड़बड़ हो गया, ठीक है, C2। तो आगे की ओर चलते हैं। जब यहां देखेंगे या फिर इस जगह किसी को दिक्कत होता है तो इसको आप इस प्रकार लिखिए, C2 बराबर, क्योंकि ये प्लस में इस पर, इसको माइनस में लिखिएगा तो 3a प्लस बी माइनस 2, ठीक है। इसी को अगर माइनस से पूरे संख्या को गुना करेंगे तो आपका इस तरह आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए अब हम क्या करते हैं, चूंकि हमें कहा गया है a1 a2 बराबर है b1 b2 बराबर है C1 C2, ये आपसे कहा गया है। क्यों, चूंकि ये प्रश्न से कहा गया है। प्रश्न से क्या कहा गया है, अनगिनत हल, यानी अपरिमित रूप से, अपरिमित रूप से अनेक हल, अनेक हल है, ठीक है। ये आपसे प्रश्न में कहा गया था, तो मैंने लिख लिया इस प्रकार से। अब क्या करें, इसका वैल्यू रखते हैं। क्या करते हैं, वैल्यू रखते हैं। अगर मैं बात कर लूं इनकी, a1 की अगर मैं बात कर लूं तो ये क्या है 2, ठीक है, और इसकी बात कर लूं तो a माइनस बी, बराबर कर लेता हूं। b1 का अगर मैं बात करूं तो 3, और मैं इसका बात कर लूं तो a प्लस बी, ठीक है। आप क्या करें, तीनों को एक साथ पहले लिख लें, जैसे कि -7, और इसका पूरे का वैल्यू हो गया -3a माइनस बी और प्लस में 2। अब क्या करें, इन दोनों का पेयर बना के हल करें। जैसे कि मैं बात करूं 2 बटे a माइनस बी बराबर 3 बटे a प्लस बी, एक पार्ट में हल करें, एक इक्वेशन आएगा। फिर आपका जो ये वाला पार्ट है, इन दोनों से करें, क्योंकि तीनों आपस में क्या है बराबर है, चाहे आप इनसे इसको गुना करें या फिर इनसे इसको गुना करें, बात एक ही चीज आएगा। हम क्या कर लेते हैं, पहले ए बी को गुना कर लेते हैं, फिर आपको बी सी से। तो जैसे ये 3 बटे ए प्लस बी, ठीक है, बराबर हम कर लेते हैं -7 बटे -3a माइनस बी प्लस 2। अब यहां से हम क्या करते हैं, हल करेंगे। एक बार ए बी को बराबर करा, एक बार बी सी को बराबर करा। यहां से हम क्या होगा कि ए बी से 2 इक्वेशन आ जाएगा। जैसे अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्योंकि ये दोनों देखिए कटने वाला, कटेगा नहीं क्योंकि ये बीच में क्या है बराबर है, ना ही एलसीएम ले सकते हैं। तो आप पहले क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इस 3 को इधर लिखिए और क्या है a माइनस बी, फिर आप इस 2 को इधर लिखिए और a प्लस बी। यहां से आप हल करें 3a माइनस 3b बराबर हल करेंगे तो ये हो जाएगा 2a प्लस 2b, ठीक है। अब क्या करें कि 3a माइनस 2a, ए बी को एक तरफ ले आए, 3b प्लस 2b है तो इस पर में आके 2b बराबर 0। अब यहां से आपका एक इक्वेशन बनेगा, 3a में 2a चला गया, क्या बन गया 1a, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस में 5b बराबर हो जाएगा 0, ये बन जाएगा इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन यहां से आपका 1 बन गया। अब इनको आप गुना करेंगे तो जैसे -7 है और किससे गुना करेंगे, a प्लस बी से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और इसके बाद जब आप आगे गुना करेंगे तो आपका क्या होगा, किससे गुना करिएगा आप, तो a प्लस बी जैसे मैंने लिखा a प्लस बी, उसके बाद आप गुना करेंगे, ये देखिए 3 को, ये वाला 3 को, और किससे गुना करेंगे तो -3a माइनस बी प्लस 2 से, इससे आप गुना करेंगे। तो जैसे हम गुना करते हैं इसको तो -7a माइनस 7b बराबर आप गुना करेंगे तो -9a, ठीक है, माइनस 3b, अब प्लस में कितना लिखेंगे 6,
आगे की ओर चलते हैं। तो ये देखिए, तो सबको ए बी को एक तरफ ले आइए, जैसे कि -7a है और 9a इस पर में आके हो जाएगा +9a। ये -7b है, 3b इधर आएगा तो प्लस में 3b हो जाएगा और उस पार में सिर्फ रख लेंगे 6 को। अब एक बार देखिए, तो 9a में 7a चला जाएगा, कितना है 2a, और ये माइनस में 7, देखिए माइनस वाला है, 3b प्लस वाला, तो इसका मतलब माइनस में 4b हो जाएगा, बराबर में क्या बचेगा 6, और ये बन गया इक्वेशन 2। हम यहां लिख सकते हैं प्राप्त समीकरण युग्म। क्या प्राप्त हुआ, तो इस चीज को देखिए, तो पहला हुआ a माइनस 5b बराबर 0, इक्वेशन 1। दूसरा हमें प्राप्त हुआ 2a माइनस 4b बराबर 6, ये इक्वेशन 2। अब हमें क्या करना है, यहां से हमें a यानी a और b का वैल्यू ज्ञात करना है। a और b का वैल्यू कैसे ज्ञात होगा, तो आपसे कुछ ना, यहां कहा नहीं गया है कि आप जो है वज्र गुणनखंड से करें, प्रतिस्थापन से करें, विलोपन से करें, सिर्फ आपको बताना है। तो हमें कहने का मतलब यहां कौन विधि से हल कर लेते हैं, तो विलोपन से, विलोपन विधि से हम क्या करते हैं, विलोपन में a माइनस जैसे 5b बराबर 0 है, फिर उसी प्रकार 2a माइनस 4b बराबर 6। अगर मैं यहाँ b को बराबर कर लूँ तो इसके 4 से इसको गुना और इसके 5 से इधर गुना कर लेते हैं, इस प्रकार से आपको पता है। तो आप जब गुना करेंगे तो 4a माइनस 5 चौक 20b बराबर हो जाएगा 0। ये देखिए, तो 5 को 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 10a माइनस 5 चौके 20b, और ये हो जाएगा 6 पंचे 30। अब एक चीज बताइए, यहाँ दोनों माइनस में है और एक को हमको क्या बनाना होगा, प्लस, तो नीचे का चिन्ह बदलेंगे तो इसका भी बदलेंगे और इसका भी बदलेंगे। ये माइनस ये प्लस कट गया, 10a माइनस हो गया, 4a प्लस हो गया, तो इसका मतलब माइनस में 6a हो गया। और आगे की ओर चलेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में 30, माइनस से माइनस 6 पंचे 30, अर्थात a बराबर कितना हो गया आपका वैल्यू 5। a का वैल्यू क्या हो गया 5। अब हम क्या करते हैं, अब समीकरण किसी में चाहे 1 या 2 में, तो हम कहते हैं 1 में किसका वैल्यू रखेंगे, तो a का मान रखने पर आपको पता ही है कि जब मैंने हल करा तो a का वैल्यू आया, और आपको मैंने ये बताया था कि जो आपका a यानी b या x y का जो भी वैल्यू आएगा, आप इक्वेशन या तो 1 या फिर 2 में आप रख सकते हैं। तो हम यहाँ क्या करते हैं, a का वैल्यू समीकरण 1 में रखना है। तो समीकरण 1 क्या है मेरा, देखिए, तो ये मेरा समीकरण है a माइनस 5b बराबर 0। अब हम a का वैल्यू अगर ज्ञात करें तो 5 माइनस 5 गुना b, 5b बराबर 0। अब हम क्या करते हैं, 5 इधर रख लेते हैं, -5 उस पर जाके +5, b से 5 से 5 कैंसिल, क्या हो गया 1, और 1 बराबर क्या हो गया b। अतः हम कह सकते हैं, अतः a बराबर मेरा हो गया 5 तथा b बराबर हो गया मेरा 1। ये फाइनली आंसर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं यह सवाल आपको समझ में आया होगा। चलते हैं इसका तीसरे नंबर सवाल पे। तो आपको करना कुछ नहीं था, 2 नंबर में आपको इस तरह से इक्वेशन लिख के ABC का वैल्यू लिख लीजिएगा, और आप इस प्रकार से दोनों इक्वेशन बराबर करके, क्योंकि इसमें कहा गया है अपरिमित रूप से अनेक हल है, तो अनेक हल का मतलब यह है कि सब आपस में बराबर है। जब सब बराबर है तो 2-2 का पेयर लगा के मैंने इसको इक्वेशन बना लिया। यहाँ से हल करने के बाद जो 2 इक्वेशन आया, उन दोनों इक्वेशन से मैंने AB का वैल्यू ज्ञात कर लिया। ठीक है, चलते हैं इसका तीसरे नंबर सवाल पे। तो ये 2 नंबर नहीं बल्कि 2 नंबर का पहला नंबर सवाल था। ठीक है, 2 नंबर में और सवाल है, इस चीज को देखिएगा। तो 2 नंबर का मेरा दूसरा नंबर सवाल, इस चीज को देखिए आपको किस प्रकार दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए दूसरा नंबर सवाल जो मेरा कह रहा है वो सवाल इस प्रकार है, जरा ध्यान से देखें आप लोग। ये है कि कहता है k के किस मान के लिए, यानी आपको यहां से k का वैल्यू ज्ञात करना है। ठीक है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। देखिए एक चीज सिचुएशन आपको दिया हुआ है, यहाँ कोई हल नहीं है, इसका मतलब यह है कि a1 a2 b1 b2 बराबर होगा, लेकिन c1 c2 बराबर नहीं होगा। ठीक है, चलिए इस चीज को हम देख लेते हैं। तो इक्वेशन लिखते हैं हम पहले, और जो मेरा इक्वेशन वो है वो इस प्रकार है 3x
प्लस वाई बराबर 1, इक्वेशन 1 दिया हुआ है। दूसरा इक्वेशन है 2 इंटू के माइनस 1 टू के माइनस 1 एक्स में है, उसके साथ प्लस में है के माइनस 1 किसके साथ है, तो y के साथ है। अब बराबर है 2k प्लस में 1 है। यहां से आप एक चीज याद कर सकते हैं कि जो आपका a1 है, अगर मैं a1 की बात करूं तो a1 का वैल्यू 3, और b1 का अगर मैं बात करूं तो 1, और c1 की मैं बात कर लूं तो प्लस 1 इस पर आके हो जाएगा माइनस 1। ठीक है, उसी प्रकार मैं a2 की बात करूं तो मेरा हो जाएगा 2k माइनस 1। अगर मैं b2 की अगर मैं बात करूं तो b2 की अगर वैल्यू देखें तो k माइनस 1, और तथा c2 की अगर मैं बात करूं तो देखिए अगर ये जो प्लस में है ये इसको हम लिख सकते हैं माइनस में, और कैसे लिख सकते हैं 2k प्लस 1। जब आप इसे हल करेंगे तो आपका वैल्यू हो जाएगा 2k माइनस में, और ये जो प्लस है वो भी हो जाएगा माइनस में। यानी c2 का वैल्यू आप इस प्रकार रख सकते हैं। यहां से मेरा दोनों इक्वेशन का a1 b1 a2 b2 कंप्लीट हो जाता है। चलिए, अब चूंकि प्रश्न से देखिए क्या कह रहा है, प्रश्न से आपको दिया हुआ है कि a1 a2 बराबर है b1 b2 का, लेकिन ये वाला पार्ट बराबर नहीं है c1 c2 का। क्यों? क्योंकि आपको बताना है कोई हल नहीं है। ठीक है, तो इस सिचुएशन में क्या करना है, आपको वैल्यू पुट अप करना है। कैसे करेंगे, तो आप a1 का वैल्यू अगर रखते हैं तो 3, और a2 का वैल्यू रखते हैं तो हो जाता है 2k माइनस 1। ठीक है, आगे की ओर जब आप चलेंगे आप लोग तो आप पाएंगे कि जो b1 का वैल्यू है वो 1 है, और जो b2 का वैल्यू है वो k माइनस 1 है। क्योंकि आपको एक पार्ट कहा गया है ये बराबर नहीं है, तो माइनस 1 और जो माइनस 2k माइनस 1 है, तो इस पार्ट को हमें लेना नहीं है। क्यों नहीं लेना है, लेने का रीजन ये नहीं लेने का रीजन है कि वो बराबर नहीं है तो ले लें, क्योंकि ये बराबर ही जब नहीं है तो हम कैसे हल करेंगे, बराबर रहेगा तो ही तो आप इक्वेशन को हल करेंगे। तो यहां से हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस 3 को अगर मैं k माइनस 1 से गुना कर लूं, और ये 2k माइनस 1 को किससे गुना कर लूं, 1 से, तो इस प्रकार मेरा क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3k माइनस 3, आगे की ओर चलेंगे तो 2k माइनस 1। ठीक है, अब यहां से क्या करते हैं हम, ये जो 3k है 3k 2 को इस पर ले आइए तो माइनस हो जाएगा 2k, और इधर जाएंगे तो माइनस 1, और ये माइनस 3 इस पार में आके हो जाएगा प्लस 3। तो यहां से आप एक चीज ज्ञात कर सकते हैं कि k हो गया, क्योंकि 3k में 2k गया 1k, और ये आपका वैल्यू हो जाएगा प्लस में 2। क्यों? क्योंकि प्लस 3 में से 1 जाएगा, तो आपका जो k का वैल्यू था वो k का वैल्यू हो गया 2। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, ये आपका 2 नंबर का दोनों नंबर सवाल समाप्त हो जाता है, बच जाता है 3 नंबर। और 3 नंबर के सवाल में आपको क्या करना है हम आगे नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। उस सवाल को कहता है 3 नंबर, जरा एक चीज को देख ले आप लोग होमवर्क के रूप में। आपको दिया गया है कि रैखिक समीकरण के युग्म को प्रतिस्थापन, ध्यान दीजिएगा, प्रतिस्थापन या फिर वज्र गुणनखंड विधि से हल करना है। ये देखिए ये इक्वेशन दिया है, एक एक करके दोनों विधि से हल करनी है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, वेलकम, बाय बाय।